हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को मेंस यानी एमपीपीएससी का जो मेंस एग्जाम चल रहे हैं उसके सेकंड पेपर का फुल रिव्यू एनालिसिस करवाने वाले हैं। गाइस, हमको थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था, इस वजह से हमने सेकंड पेपर का रिव्यू नहीं करवा पाए थे अपने चैनल पर। और हमने फर्स्ट का भी करवाया, सेकंड का भी करवाया, थर्ड का भी करवाया और आज फोर्थ का भी हम आपको करवाएंगे और लास्ट में जो फिफ्थ होने वाला है आज उसका भी करवाएंगे। तो आपको आज ये दोनों वीडियो भी मिल जाएंगी। फोर्थ कल हो चुका है, उसका भी हमको टाइम नहीं मिल पाया था, तो उसका भी आपको थोड़ी देर से वीडियो मिल जाएगा। और फिफ्थ होने वाला आज उसका आपको शाम को वीडियो मिलेगा 5 बजे की समथिंग। तो आप लोग उसका भी जरूर वेट कीजिएगा, क्योंकि हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना के रखी है एमपीपीएससी मेंस एग्जाम फुल रिव्यू। तो आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एवं पेपर 5 तक हमने पूरा रिव्यू कंप्लीट करवाएंगे। और उसके बाद जो भी आगे आगे होगा वो पूरे जितने भी मेंस पेपर होते हैं सभी का रिव्यू करवाते हैं कि किस तरह से एग्जाम आते हैं एमपीपीएससी के, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए यदि हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और अभी प्रीलिम्स 11 अप्रैल को होने वाला है, बिल्कुल कंफर्म है 11 अप्रैल। तो आप लोग को ये नहीं सोचना है कि यार होगा कि नहीं होगा कोविड-19 के चलते। देखिए, जब मेंस के एग्जाम हो रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि प्री का एग्जाम्स होगा ही होगा, क्योंकि प्री का तो एक ही होता है। जब मेंस के 7 एग्जाम हो रहे हैं कंटिन्यू, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है कोविड-19 का एमपीपीएससी मेंस में, तो एमपीपीएससी की प्री में भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोग 11 अप्रैल का टारगेट बना के चलिए दोस्तों, आज का हम जीएस पेपर सेकंड का रिव्यू कराते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे। तो दोस्तों, ये पेपर सेकंड था और मैंने आपको सभी बार बता दिया है कि 3 घंटे का पेपर होता है और इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। खंडा खंडवा यानी सेक्शन ए सेक्शन बी की तरह होते हैं। पहले प्रश्न पर हम बात करते हैं सेक्शन ए के 15 प्रश्न जिसमें होते हैं अति लघु उत्तरीय के होते हैं, जो कि 3-3 नंबर के होते हैं। 15 या 45 का ए सेक्शन में पहला प्रश्न होता है। ठीक है, मतलब ये दोनों सेक्शन है 150 का होता है, टोटल जो होता है 300 का पेपर होता है। अब चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर ही देखते हैं। तो पहले का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 3 प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखिए जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का प्रस्ताव है। दूसरा क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुत्व का क्या अर्थ है। तीसरा क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान को, यहाँ पर देख लीजिए, अर्थ संघीय संविधान की संज्ञा किसने दी है। चौथा क्वेश्चन था कि संसद का सदस्य ना होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, वो कौन है। ये क्वेश्चन के आंसर आप लोग को 15 से 20 शब्दों में देने होते हैं, क्योंकि अति लघु उत्तरीय है। फिर लघु उत्तरीय आएगा जिसका आपको 100 शब्दों में आंसर देना होगा, और फिर उसके बाद यानी कि दीर्घ उत्तरीय आएगा टोटली। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय का आपको 300 शब्द में आंसर देना होता है। मतलब यूँ बोला जाए कि जैसे हम 10th 12th के एग्जाम देते आए हैं, सेम वैसे ही एग्जाम होते हैं। तो आपको 7 ही पेपर होते हैं, पूरे का आपको आंसर अच्छे से करना होता है। और आपको मैंने इसके बारे में बता दूंगी किस तरह से आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ पर आपको नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। देखिए, संथानम समिति का अभी परसों के पेपर में भी प्रश्न आया था और आज भी आ गया है कि संथानम समिति का गठन कब और क्यों किया गया। फिर 6वें नंबर का था कि 1955 के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का क्या उद्देश्य है। और 7वें नंबर का था जागो ग्राहक जागो नारे का क्या अर्थ है। 8वें नंबर में प्रश्न आया था कि दवा समूहों द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या तकनीक अपनाई जाती है, इसके बारे में लिखिए। 9वें नंबर का प्रश्न था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अनुसार पब्लिक ड्यूटी का क्या अभिप्राय है, इसके बारे में लिखिए। और 10वें नंबर का प्रश्न था कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब और क्यों किया गया। 11वें नंबर का प्रश्न था स्वयं सहायता समूह क्यों गठित किए जाते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न था किस प्रावधान के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर को मान्य किया गया है। और 13वें नंबर का प्रश्न था भारत में चुनाव सुधारों के लिए गठित किन्हीं 2 समितियों के नाम लिखिए। और इसके साथ 14वें नंबर का प्रश्न था कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किन शब्दों को अंतः स्थापित किया गया है, उनका जोड़ा बनाइए। ठीक है, और यहाँ पर एक और प्रश्न आया था 15वें नंबर का कि किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से प्रेरित होकर भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था या लाया गया था, इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह से और इनके आंसर आप लोग खुद से ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। और नहीं तो अभी प्रीलिम्स तो आप देखिए, और प्रीलिम्स के बाद हम इन क्वेश्चनों के आंसर भी आपको देंगे। लेकिन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये मेंस का एग्जाम, उसके बाद प्रीलिम्स भी हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि हमारा भी प्रीलिम्स का चल रहा है, इसलिए फिर हम मेंस का तैयारी भी करवाएंगे और मेंस के इन जो क्वेश्चन आए हैं इनका आंसर भी आपको ज़रूर करवाएंगे। और कुछ तो आप लोग खुद से ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न कितने नंबर का होता है, मैंने आपको बताया था
तो दूसरा प्रश्न 6 नंबर का होता है, 10 प्रश्न होते हैं, 10 छक्का 60 नंबर का होता है, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि संघ के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल के एक कार्य लिखिए। साथ ही राजनीतिक दलों को मान्यता कौन और किन आधारों पर देता है, ये भी आपको लिखना था। तीसरे नंबर का प्रश्न था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण क्या है, स्पष्ट कीजिए। चौथे नंबर का था प्रश्न कि राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं, इसके बारे में लिखिए। और 5वें नंबर का था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य कर्तव्य लिखिए। 6वें नंबर का प्रश्न था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख रूपों के बारे में प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं, इसके बारे में बताइए। 7वें नंबर का था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की व्याख्या कीजिए। 8वें नंबर का था राज्य सूचना आयोग की शक्तियाँ क्या हैं, इनके बारे में बताइए। 100 शब्दों में आपको इसका आंसर करना होता है। 9वें नंबर का था कि राज्य विधान परिषद का गठन किस प्रकार होता है, इसके बारे में बताइए। और लोकायुक्त को लोक सेवकों के विरुद्ध किन मामलों में शिकायत प्राप्त करने का अधिकार है, इसके बारे में बताइए। और ये 10 प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं। उस टोटली इसमें फिर एक और 2 प्रश्न और हैं कि स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद के बारे में मुख्य कर्तव्य क्या है। और 12वें नंबर का था प्रशासनिक जवाबदेहिता स्वशासन और विकास के लिए अति आवश्यक है, इसके बारे में स्पष्ट कीजिए। ये हो गए 2। अब तीसरे नंबर का हम प्रश्न देखेंगे, जो कि आपको 300 के आंसर देने होते हैं। 3 प्रश्न ही होते हैं और ये 3 प्रश्न 15-15 नंबर के होते हैं। ठीक है, अब आपको हम बता दें कि यदि आप लोग प्रीलिम्स और मेंस की दोनों आप लोग ने तैयारी किए होगे और काफ़ी टाइम से यदि कर रहे होगे, 1 साल हो गया होगा, तो आपने ये सब कुछ पढ़ा होगा, तो उन बच्चों को तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जानने वाली है। लेकिन जो सिर्फ अभी स्टार्ट है, न्यू हैं, जिनको पता ही नहीं है कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस में फिर क्या आएगा, प्रीलिम्स में क्या आएगा, तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। इसलिए यदि आपका भी प्रीलिम्स आ रहा है तो अभी आप पूरा फोकस प्रीलिम्स पर करें। फिर जब मेंस आपका प्रीलिम्स ये क्लियर हो जाएगा 2021 का, तो मेंस का हम पूरा आपको रिव्यू करवाएंगे और आपको सिलेबस भी बताएंगे कि एमपीपीएससी का मेंस का सिलेबस क्या होता है और क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। साथ ही इन क्वेश्चनों का आंसर भी देंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको एमपीपीएससी से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट होता है, आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम ID की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो। चलिए हम तीसरे प्रश्न का देखते हैं। तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन था, इस देखिए जो लॉन्ग प्रश्न होते हैं उसमें 2 क्वेश्चन दे होते हैं अथवा करके भी। तो पहला क्वेश्चन था कि राज्यसभा आर्थिक दृष्टि से बोझ है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। या आपसे ये नहीं बन रहा है तो आप राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन व कार्यों पर प्रकाश डालिए, इसके बारे में भी लिख सकते हैं। देखिए इसके फैक्ट तो प्रीलिम्स में भी आते हैं, तो ये तो आयोग के बारे में जितना भी आता है, 15-16 आयोग दिए हैं हमारे प्रीलिम्स में भी, और उन्हीं आयोग को आपको पढ़ना है, फिर वो मेंस में भी आगे काम आएंगे, इसलिए आप नोट्स जरूर बनाते जाइए। और दूसरे नंबर का क्वेश्चन 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। प्रावधानों को या फिर उपभोक्ताओं को प्राप्त अधिकारों के संदर्भ के बारे में उपभोक्ता न्यायालय के कार्य लिखिए। तीसरे नंबर का क्वेश्चन था घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 के मुख्य प्रावधानों की विवेचना कीजिए। या फिर न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष विपक्ष पर तर्क दीजिए। 2 क्वेश्चन थे, 2 में से किसी एक को आपको करना होता है, ये क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। अब सेक्शन बी पर चलते हैं। सेम वैसे ही प्रश्न रहेंगे, 15 प्रश्न रहेंगे अति लघु उत्तरीय के, जो कि 3-3 नंबर के रहेंगे। 15 से 20 शब्दों में आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन था कि संपोषित विकास क्या है। दूसरा क्वेश्चन था बाल मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले 2 महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख करें। तीसरा प्रश्न था कि प्रशासन में पार्श्व प्रवेश का क्या अर्थ है। चौथा प्रश्न था कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता और विदेशी निवेश का क्या संबंध है, इसके बारे में बताइए। 5वें नंबर का प्रश्न था संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित होने वाली किन्हीं 2 परीक्षाओं का उल्लेख करें। और 6वें नंबर का था कि विस्थापन और पुनः विस्थापन की अवधारणा की विवेचना कीजिए। 7वें नंबर का प्रश्न आया था कि गैर सरकारी संगठन की अवधारणा की विवेचना कीजिए। और 8वें नंबर का बाल दुर्व्यवहार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा को कैसे परिभाषित किया गया है, इसके बारे में भी पूछा गया है। ये तो दोस्तों आपको बता दें, लगता है समाज से कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। महिला घरेलू हिंसा और साथ ही दहेज प्रथा, ये पता नहीं हमारे देश से कब हटेगा। इसका शिकार तो मैं खुद ही हो रही हूँ, मैं आप सभी को क्या बताऊँ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानवाधिकारों को कायम करने वाली या रखने वाली एजेंसी का उल्लेख कीजिए। 11वें नंबर का प्रश्न आया हुआ था कि भूमंडलीकरण को बढ़ावा देने वाले 3 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें।
और 12वें नंबर का क्वेश्चन था कि प्रजननता यानी फर्टिलिटी से आप क्या समझते हो। 13वें नंबर का था कर्मचारी भविष्य निधि क्या है। 14वें नंबर का प्रश्न था सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की क्या योजना है। और 15वें नंबर का प्रश्न था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्या कार्य हैं, इसके बारे में बताइए। दूसरा नंबर का प्रश्न था जिसमें आपके जो 6 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 10 प्रश्न होते हैं, 6 नंबर का होता है, 60 नंबर टोटल रहेंगे दूसरे के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, था कि सामाजिक क्षेत्र का कार्य समझाइए। और दूसरा प्रश्न आया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर टिप्पणी लिखिए। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा आपको अच्छे से पता होगा। तीसरा नंबर का प्रश्न आया था औपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम में सुधार के लिए सुझाव दीजिए। चौथे नंबर का क्वेश्चन था कि संक्रामक रोगों को रोकने के लिए प्रतिरक्षण की भूमिका समझाइए। और 5वें नंबर का था पूरक पोषण हेतु चलाए गए सरकारी कार्यक्रमों का नाम बताइए। 6वें नंबर का प्रश्न था शिक्षा किस प्रकार एक मानव संसाधन विकास का यंत्र है, इसके बारे में बताइए। 7वें नंबर का प्रश्न था कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए क्या क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं, इसके बारे में बताइए। 8वें नंबर का प्रश्न था भारत में कामकाजी महिलाओं की समस्या इंगित कीजिए। और 9वें नंबर का प्रश्न था कि विकास परियोजनाओं से विस्थापित लोग किस प्रकार प्रभावित होते हैं, इसके बारे में बताइए। और 10वें नंबर का प्रश्न था कि सार्क का संगठन किन समस्याओं से गुजर रहा है, इसके बारे में बताइए। और 11वें नंबर का था मध्य प्रदेश के महालेखाकार के कार्य बताइए। और 12वां था विश्व बैंक की संरचना के बारे में बताइए। तो ये जो पेपर सेकंड जो क्वेश्चन 2 होता है ना, इसमें 12 प्रश्न होते हैं लेकिन हमको करने होते हैं सिर्फ 10, इसलिए जो भी आपसे बन रहे हो आप उन 10 को करके आइए, क्योंकि 6 नंबर का एक प्रश्न होता है, 6 दुम्मा 60। इसके बाद तीसरा प्रश्न जो आता है ये सबसे लॉन्ग प्रश्न होता है, इसका आंसर आपको 300 शब्दों में देना होता है। हर बार मैं आपको बता रही हूँ 3 प्रश्न ही होते हैं, 15-45। इसमें 2-2 क्वेश्चन होते हैं अथवा करके। तो पहला क्वेश्चन जानते हैं कि पहला आया था कि स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। स्वास्थ्य देखरेख के कौन से विभिन्न प्रकार हैं। लॉकडाउन काल में घरेलू स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं के विभिन्न प्रकार क्या रहे हैं, इसके बारे में बताया गया है। ये रिसेंटली क्वेश्चन बना दिया गया है, आप लोग को पता होगा तो आपने ज़रूर अच्छे से लिखा होगा। सेकंड था कि भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति कौन होते हैं। भारत सरकार द्वारा कौन सी विभिन्न योजनाएं तथा कार्यक्रम भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। या तो ये लिखिए या बी, दो में से कोई भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि प्रतिरक्षा विज्ञान की परिभाषा दीजिए, या फिर ढाल रणनीति तथा वर्धित रणनीति कोविड-19 सकारात्मक मरीजों की मृत्यु दर को किस प्रकार कम कर सकती है, इसके बारे में बताइए। या फिर मानव संसाधन विकास क्या होता है, मानव संसाधन विकास के लक्ष्य किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था के विकास के नेतृत्व करेंगे, और मानव संसाधन विकास की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में बताइए। इसके बाद तीसरे नंबर का प्रश्न था कि महत्वपूर्ण आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्राप्त करने की कौन सी विधियां हैं। कोविड-19 काल में महत्वपूर्ण आंकड़े अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में बताइए। और इसका अथवा भी आया था कि लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। लोक सेवा को शासन व्यवस्था में सुधार द्वारा बेहतर बनाया जा सकता है, पर कैसे, इसके बारे में आपको बताना, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आपको इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, अब हम जो है अपने इसी चैनल पर आपको फुल रिव्यू देंगे आंसर का, लेकिन जब पूरा ये खत्म हो जाएगा 26 मार्च तक चलने वाले हैं एग्जाम। और साथ ही आपको बता दें कि अभी हमको टाइम नहीं मिल पा रहा था और हमारा तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, और आवाज़ से आप समझ पा रहे होंगे वॉल्यूम से कि किस तरह से मेरा अभी आवाज़ आ रहा है, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है। इस वजह से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर रही थी, लेकिन अभी जो है आज मैं 3 वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। मैं पेपर 2 का ये करवा रही हूँ, पेपर 4 का भी अभी मुझे मैं करवा दूँगी, उसका भी मुझे PDF मिल गया है। और पेपर 5 तो शाम को ही हो पाएगा 2 बजे, तो उसका आपको वीडियो आएगा शाम को 3-4 बजे तक, आपको वो भी मिल जाएगा। तो आज तीनों पेपर का हो जाएगा, और फिर बस लास्ट पेपर कल 6वां पेपर है, तो उसका भी हम रिव्यू दे देंगे। तो इस तरह से जो मेंस में 6 पेपर होते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बस लास्ट प्रोसेस बचेगी इंटरव्यू की, लेकिन हम इसका कट ऑफ के बारे में भी जानेंगे कि कितना कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है और इसका आंसर हम किस तरह से करें। और पहले हमको प्रीलिम्स में फोकस करना है, क्योंकि अभी हमारे जो न्यू स्टूडेंट हैं वो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अभी से मेंस का अपने आप में प्रेशर मत डालिएगा। अभी आप सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स हमारे सामने हैं। जब हम प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे उसके बाद मेंस में लग जाइएगा जी जान जुटा के, तो बस मेंस भी निकल जाएगा। कोई बड़ा नहीं है ये कि हवा लोग मचा के रखते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, हमको टाइम बहुत सालों लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, 1 साल भी पर्याप्त होता है। और अच्छी तैयारी करो, मेहनत दम से करो, दिन रात करके, तो आप लोग
6 से 7 महीने में भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से बस पढ़ना है, जो पढ़ना है बस उसी पर कॉन्संट्रेट करना है, इधर उधर की बातों में ज़्यादा से ध्यान नहीं देना है, आपका आराम से निकल जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।